हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 7 पे आ गए हैं, जिसका नाम है कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू एंड कंट्यूर इंटीग्रेशन। इसमें कुछ ऐसे टाइप के हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जिनको सिंपल क्लास 12th की जो इंटीग्रेशन वाली बुक थी उस तरीके से नहीं किया जा सकता, जिसमें कॉची ने कई सारे कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, जो 0 to 2 पाई, 0 to इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक्स एक्सिस पे इस टाइप के हम लोग को इंटीग्रेशन करने होते हैं, और वो इंटीग्रेशन रेसिड्यू की मदद से किए जा सकते हैं। अब ये रेसिड्यू क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। यही पॉइंट जितने मैंने अभी बोले हैं वही आपके एमसीक्यू रूप से एकदम इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इन पर ही लॉन्ग आंसर यानी डिस्क्रिप्टिव आना होता है, मैक्सिमम इन्हीं से पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग वो सारे पॉइंट करके ही कंप्लीट करेंगे। आई थिंक ये 1 से 2 वीडियो में जाएगा। ये इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लगभग लास्ट चैप्टर है। एक चैप्टर रह जाता है इसमें, जो कि हालांकि रियल एनालिसिस का है, लेकिन इन्होंने इसी में ही डाल दिया है, जो कि अपना कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, जो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है, वो रह जाता है। तो उसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो चलिए। इससे पहले एक क्वेश्चन एक बच्चे का था, टेलीग्राम पे पूछा गया था, जो कि था आई थिंक एफ ऑफ जेड। मैं थोड़ा सा इसमें समझा दूँ। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू z-2 साइन 1/z-1 और होल अपॉन z। ये क्वेश्चन था। ठीक, इसमें z इज इक्वल टू 1 पे मुझे पता करना था किस तरह की यहाँ पे सिंगुलरिटी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, z इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है ना, और मैंने वीडियो में समझाया था कि जो डिनोमिनेटर में होगा उसे हम जीरो करते हैं। ठीक है, तो क्या डिनोमिनेटर जीरो करने से कोई फ़र्क पड़ेगा? हमें तो z इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है ना। तो यहाँ पे तो z इज इक्वल टू 0 होगा, और 0 पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मतलब यहाँ पे 0 पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर z-1 का फैक्टर होता तब हम कहते हैं कि यहाँ पे किसी तरह की सिंगुलरिटी है। लेकिन हमें ढूंढना तो वही है कि डिनोमिनेटर में किसी तरीके से, भाई तभी ना बोल पाएंगे कि सिंगुलरिटी है कि नहीं, पोल्स हैं कि नहीं। तो अगर हम सही से देखें तो फंक्शन में जो आप देख पा रहे होंगे, इसे मैं और अच्छे से अगर फंक्शन को लिखूं तो फंक्शन को इस तरीके से लिख सकता था, एफ जेड इज इक्वल टू z-2 अपॉन z और इनटू साइन 1/z-1। चलेगा? अब जरा साइन की सीरीज ओपन कर दीजिए, क्योंकि z इज इक्वल टू 1 पे बात करनी है, z इज इक्वल टू 0 पे बात नहीं करनी है। मतलब ये इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। z इज इक्वल टू 1 पे इतना फंक्शन तो हमारा एनालिटिक तो होगा ही, लेकिन z इज इक्वल टू 1 कहाँ पे दिक्कत करेगा जरा देख लीजिए। यहाँ पे दिक्कत करेगा। जैसे आप z की जगह 1 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और यहीं पे हमारा दिक्कत करेगा। तो दिक्कत यानी यहीं पे है, तो सॉल्व हम इसी को करेंगे, है ना। तो जरा देखिए, समझिए। हमने क्या किया कि हमने इसकी सीरीज़ ओपन कर दी। अब आप सीरीज़ जब ओपन करोगे तो ये इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कैसे कॉपी हो जाएगा। साइन का सीरीज़ क्या होता है? 135 चलता है और टर्म्स, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, यानी 1/z-1 होल क्यूब। ऐसे करते आगे चलता चला जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखें आप, ये वाला पार्ट को तो देखना ही नहीं है, तो ये एनालिटिक है ही। लेकिन आप जैसे सीरीज़ में देखेंगे तो देखिए अब z-1 डिनोमिनेटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो इसीलिए हमने इसे z-1 को साइन के अंदर के जो डिनोमिनेटर है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट रखा। ठीक, और ये भी कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे पता चलेगा कि इसे ही करना है? देखिए, जब हमें डायरेक्ट नहीं दिखता है तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सीधे सीधे उसके सिंगुलर पॉइंट पे बात कर देते हैं। मतलब हम करते हैं क्या, टेक करते हैं, टेकिंग एफ जेड इज इक्वल टू 0। जब हमें डिनोमिनेटर में डायरेक्ट ना दिखे तो आप इसे 0 करके भी बात को कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक देखिए इस पर तो कोई बात ही नहीं होगी। भाई ये तो सिंपल है ना, इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे 0 करोगे जेड इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और हमें तो उसने जेड इज इक्वल टू 1 पे बात की ना करने की, तो जेड इज इक्वल टू 2 पे कोई इफेक्ट ही नहीं है। बात रही इसकी, ये 0 करेंगे जब आप, जैसे इसको 0 करेंगे, देखिए मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। जैसे हम इसको 0 करते हैं, इस वाले पार्ट को, साइन 1/z-1 इज इक्वल टू 0।
अब साइन की जनरल वैल्यू क्या होती है, एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन इंटू अल्फा। तो एक तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ये एन पाई ही बचेगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, साइन जीरो की वैल्यू वन अपॉन जेड माइनस ए, जेड माइनस वन। यहाँ से आप जेड निकालेंगे तो आ जाएगा आपका, पहले तो उल्टा करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, तो ये वन प्लस वन अपॉन एन पाई हो जाएगा। ठीक, अगर आप अप्रोच करें एन को इन्फिनिटी की तरफ तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट हमारा आएगा, है ना, एक ही लिमिट पॉइंट आएगा। दोस्तों क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। मेरे ख्याल से जिस बच्चे ने पूछा होगा उसे बात समझ में आई होगी। कुल मिलाकर के हमें डिनोमिनेटर की बात करनी होती है, और जब आप इसकी सीरीज ओपन करेंगे माइंड में तो z माइनस वन नीचे ही आएगा ना, तो जाहिर सी बात है इसे हमें जीरो करेंगे तभी कुछ फ़ायदा मिलेगा, है ना। इस वजह से हमने जब डायरेक्ट नहीं दिखता है तो हमें फंक्शन को ही जीरो लेकर के उसके जितने भी पार्ट बनते हैं उस हिसाब से z बराबर वन, z बराबर जितने पे पूछा जाता है उस पर हम लोग वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर ना दिखे तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए हम लोग अब वापस से अपने उसी चैप्टर पे चलते हैं, रेसिड्यू कैलकुलेशन पे। अभी पता करते हैं कि रेसिड्यू होता क्या है। ठीक है, तो आइए समझते हैं रेसिड्यू क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहली बात तो है हम लोग एफ जेड को कैसे समझते हैं। एफ जेड को हम लोग ऐसे समझते हैं, एफ जेड का एक तरीके से एक्सपेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव सीरीज़, यानी रियल पार्ट, रेगुलर पार्ट और प्रिंसिपल पार्ट, है ना, उसको हम लोग जानते क्या होता है। ये होता है n इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी पे बेस्ड था पूरा चैप्टर, यहीं से शुरू हुआ था चैप्टर, ये भी चैप्टर यहीं से एक तरीके से शुरू हो रहा है। ए एन जेड माइनस ए होल पावर एन, पोल्स जो मिले थे, जितने भी सिंगुलैरिटीज़ मिली थी वो यहीं से शुरू हुई थी, तो इसमें भी वहीं से बात होगी। ठीक है, तो n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। और दिक्कत कहाँ पे आती है, हमेशा नेगेटिव टर्म पे, पॉजिटिव टर्म पे कोई दिक्कत नहीं है। यानी किसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। तो इसी पे बेस है भी, ठीक है, इसी पे बेस्ड है भी। तो हम लोग जानते हैं वेयर जो ए एन होता है वो क्या होता है, वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल पावर एन प्लस वन। ठीक है, डी जेड। और दूसरा जो है वो बी एन है, बी एन की वैल्यू क्या होती है, ऐसा ही है वो भी, वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल पावर माइनस एन प्लस वन डी जेड। ठीक, इतना पता है सबको। अगर हमारी दिक्कत किस पे फंसेगी, हमारी दिक्कत इंटीग्रेशन की नेगेटिव टर्म में फंसती है, पॉजिटिव पे नहीं फंसती है। ठीक है, उसी पे ही, नेगेटिव पे ही हम लोग का पोल, सिंगुलैरिटीज़ और जितने भी टाइप्स थे हमारे, सिंपल पोल जो भी है, वो सारी चीज़ें निकलती थी। तो इस चैप्टर में बी एन ही हमारा वो फैक्टर होगा जिस पे हमारी पूरी की पूरी रेसिड्यू डिपेंड करेगी। देखिए कैसे होता है, समझिए। अब अगर हम कहें एट एन इज इक्वल टू वन, तो हम बी एन निकालते हैं। देखिए, तो बी वन निकलेगा, फिलहाल बी एन क्या निकलेगा, बी वन निकलेगा। बी वन क्या निकलेगा, रख के देख लीजिए आप, जैसे आप एन की वैल्यू आप रखते हो वन, तो जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस वन है, एन की जगह वन जैसे रखेंगे आप यहाँ पे जैसे वन रखेंगे तो ये मिला करके जीरो हो जाएगा, है ना। मतलब जो नीचे जेड माइनस ए पावर जीरो हो जाएगा, तो हट जाएगा एक तरीके से। तो क्या बनेगा फिर हमारे सामने, इंटीग्रेशन सी एफ जेड, सॉरी वन अपॉइंट टू पाई तो लिखा ही नहीं, वन अपॉइंट टू पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड। वो नेगेटिव टर्म ऑटोमेटिक यहाँ से तो हट गया। अब ये जो बी वन आया बच्चों, इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, जो कोफिशिएंट बी वन है उसे हम बोलते हैं रेसिड्यू। हेयर बी वन इज कॉल्ड द रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट पोल z इज इक्वल टू ए। ठीक है, एंड इसे कैसे लिखा जाएगा, एंड इट इज रिटन एज, देखिए लिखने का तरीका भी देख लीजिए, रिटन एज, क्योंकि आगे हम यूज़ करेंगे तो कैसे लिखेंगे आपको वहाँ पे समझ में आएगा।
ऐसे लिखते हैं आर ई एस रेसिड्यू, रेसिड्यू और फिर ब्रैकेट लिखेंगे z इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी वन इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये तो ठीक है, इसके आगे इसमें कुछ और चीज़ें बताना चाह रहे हैं। देखिए वो सब देखिए नोट्स में देख लेते हैं उसे हम लोग, नोट्स में क्या ऐड होगा और क्या चीज़ें आपको आगे के लिए दिमाग में रखनी है। ठीक है, देखिए तो पहला नोट क्या है, जो हम लोग यहाँ पे अपना रेसिड्यू निकालते हैं वो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। हेयर C is being, या C being is being क्यों लिखेंगे भाई, एक जैसा लग जा रहा है। C being taken in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर ये स्पेशली क्लॉकवाइज बोलता है बच्चों तो आपको सॉल्व तो ऐसे ही करना है। ठीक है, और बाद में माइनस लगा देना उसमें आंसर में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कंफर्म्ड है कि कंफर्म्ड रहें आप कि ये क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब कुछ नहीं बोला तो यही होगा। ठीक है, जो हम लोगों ने एट n इज इक्वल टू 1 निकाला बच्चों, एट n इज इक्वल टू 1 जो हमारा b1 निकला, ठीक, इसे क्या बोलेंगे, इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, पोल ऑफ ऑर्डर 1। मैंने पहले भी बताया है कि पोल ऑफ ऑर्डर 1 को सिंपल पोल भी बोला जाता है, पोल ऑफ ऑर्डर 1 और सिंपल पोल, ये एक सिंपल पोल भी कहा जाता है। ठीक, तो अगर ये सिंपल पोल है तो इसे हम वैल्यू रखेंगे, अगर तो वैल्यू रखने पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यानी एफ जेड जो हमारा फंक्शन है वो किसका एक्सपेंशन होगा, सिग्मा भाई जो पॉजिटिव टर्म है उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए होल पावर n प्लस जो आप पहला वाला पोल रखोगे तो वो b1 हो जाएगा अपॉन z माइनस ए। ठीक, ऐसे हो जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनेगा। अब अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए, हम अगर दोनों साइड लिमिट ले लें, लिमिट ले लें हम z टेंड्स टू a, यहाँ ना लिखते हैं आगे लिखते हैं, ऐसे लिख लीजिए, टेकिंग लिमिट फ्रॉम, या फ्रॉम क्यों, z टेंडिंग टू a। अगर हम बोथ साइड में ये लिमिट ले लें तो होगा क्या, आप जैसे लिमिट लेंगे तो आप थोड़ा देर के लिए सोचिए कि भाई जो हमारा पॉजिटिव टर्म है लिमिट z टेंडिंग टू a f ऑफ z, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू a, पॉजिटिव टर्म था a n z माइनस a पावर n, ठीक है, सिग्मा भी लगा हुआ है, सिग्मा में भूल गया लगाना, ठीक है, प्लस वही लिमिट इसमें भी लग जाएगी b1 अपॉन z माइनस a। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दीजिए एक, भाई दोनों तरफ लगेगी ना लिमिट, तो एक ब्रैकेट यहाँ हो गया, क्या हो गया ब्रैकेट। ठीक, अब क्या होगा, जैसे आप लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो ये पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा, ये तो ज़ीरो में चला जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड बचेगा, लिमिट z टेंडिंग टू a f ऑफ z, है ना, इज इक्वल टू, ये ख़त्म हो गया, लिमिट केवल किस पे चली जाएगी, दूसरे वाले वैल्यू पे, यानी b1 अपॉन z माइनस ए। अब एक काम करते हैं, लिमिट दोनों तरफ है, हमें bn लगाना हो तो ये वाला फैक्टर इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, z माइनस ए वाला, तो हम क्या लिखेंगे, और इसकी लिमिट केवल फिर सिर्फ और सिर्फ किस पे रह जाएगी, b1 पे, तो b1 तो एक वैल्यू है तो वो उस पर लिमिट अप्लाई करने पे तो केवल b1 ही बचेगा, और z माइनस ए अगर मैं इधर भेज दूँ तो इधर क्या बनेगा, लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस ए और f ऑफ z। तो ये जो एक फॉर्मूला और आपके सामने बन के आ रहा है, ये रेसिड्यू का फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने, ठीक है, तो एक ये भी आपके उसी फॉर्मूले के इक्वल है
जो आपने पहले सीखा है, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक। इक्वेशन 1, ये भी एक फॉर्मूला है, स्टार बना के रखिए इसको, और ये भी फॉर्मूला है। एक सेकेंड, ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला इससे पहले लिखा था मैंने, एक सेकेंड और पहले जाइए। हाँ, ये फॉर्मूला था आपका रेसिड्यू निकालने का, एक ये है, और दूसरा कौन सा है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल, ये दोनों फॉर्मूले हैं रेसिड्यू निकालने के, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में डायरेक्टली आस्क किया जाता है, रेसिड्यू एट इन्फिनिटी। तो देखिए अगर हम कहें कि एफ जेड हैज़ एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड में आपको पता है, ठीक है, सिंगुलरिटी आइसोलेटेड में क्या होता है, पहली बात तो एनालिटिक नहीं होता उस जगह पे, दूसरी बात उसी के साथ साथ इन एडिशन टू एनबीडी में कोई दूसरा सिंगुलरिटी नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर एफ जेड के पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ठीक, जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, ठीक है, या फिर अगर वो एनालिटिक भी है मान लेते हैं, और इज एनालिटिक देयर, और इज एनालिटिक देयर, अगर ये एनालिटिक है वहाँ पे, देन एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड का रेसिड्यू वहाँ पे कैसे निकलेगा, देखिए इसका फॉर्मूला कुछ उसी से मिलता जुलता है, देखिए ऐसे लिखेंगे, लिखने का तरीका वही है, अंदाज वही है, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी रेसिड्यू, फिर ब्रैकेट में z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, माइनस आ जाता है इसमें 1/2πi, तो ये तो सेम है 1/2πi, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, मतलब क्या अंतर आया, सिर्फ और सिर्फ माइनस का अंतर आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिमिट, वहाँ z टेंड्स टू a होता था, यहाँ z टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस जेड एफ जेड, ठीक, z माइनस a नहीं होता यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी की बात है तो a कहाँ से क्या ले लें, ठीक। इसमें यहाँ पे एक बात इंश्योर्ड रहनी चाहिए पहले से ही, वो पिछले चैप्टर से ही इंश्योर्ड है, कि जो सी होगा बच्चों वो हमारा क्या कैसा होना चाहिए, कंट्यूर क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड कंट्यूर होना चाहिए, ठीक, और अपने अंदर फाइनाइट सिंगुलरिटी उसके अंदर होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज़ होनी चाहिए, फाइनाइट सिंगुलरिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, सिंगुलरिटीज़ होनी चाहिए, ठीक। और आपको पता है इंटीग्रेशन तो एंटी क्लॉकवाइज तो लेना ही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन भी बोलते हैं, तो ये तो पहले से आपको पता होगी, बहुत बार बताया होगा मैंने, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग, और जो एक थ्योरम है जो कि इस चैप्टर की जान है, कॉची ने दी थी, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, देखिए क्या है, देखिए कॉची की जो रेसिड्यू थ्योरम है वो क्या है, देखिए बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट है और बड़ा ही सिंपल सी इसकी समझ है। जैसे मान लेते हैं कोई एक हमारे पास क्लोज्ड कर्व है या क्लोज्ड कंट्यूर है सी, ठीक, और उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे पोल्स बने हुए, मान लेते हैं ये है z1 है, z2 है, z3 है, डॉट 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 ऐसे zn तक है, z1 है, z2 है, ये सब क्या है, पोल्स हैं, मान लेते हैं zn तक, ठीक, और उनके रिस्पेक्ट में सबका जो रेसिड्यू अगर हम निकाल लें, कृपया क्रमशः R1 R2 R3 और Rn, ठीक, इन सब पे अगर हम ऐसे लिखें कि इन क्लोज्ड कंट्यूर, एक क्लोज्ड कंट्यूर ले लिया हमने सी, ठीक, क्लोज्ड कंट्यूर ले लिया। अब इस क्लोज्ड कंट्यूर में इन क्लोज कंट्यूर सी लेट z1 z2 डॉट 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 zn आर फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, एंड R1 R2 dot 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 Rn are there
रेसिड्यूज रिस्पेक्टिवली, मतलब Z1 का R1, Z2 का R2, Z3 का R3 ऐसे हैं। ठीक, तो इन्होंने बताया था कि अगर आपको टोटल इंटीग्रेशन निकालना हो, देन अगर आपको इंटीग्रेशन एट या ऑन सी ऑफ एफ ऑफ जेड निकालना हो डी जेड, तो आप देखिए रिलेट करिए थोड़ा सा इस फॉर्मूले पे। अगर मैं वापस आऊँ तो रिलेट करिए यहाँ से, अगर मुझे निकालना होता इंटीग्रेशन सी एफ जेड, है ना, डी जेड, तो आप क्या करते, 2 पाई आई को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते कि नहीं करते, इज इक्वल टू 2 पाई आई B1 लिख सकते थे ना, ऐसे भी तो लिख सकते थे आप, है ना। मैं इसे थोड़ा सा अजीब टाइप से बॉक्स में कर दे रहा हूँ। तो यानी अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो आपको 2 पाई आई रेसिड्यूज़ में मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है बात। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई आई तो आपको लेना है, और जितने भी रेसिड्यूज़ होंगे बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ जो भी होंगे, हम सबको ऐड कर लेंगे अलग अलग निकाल करके। लेकिन क्या होने चाहिए, सारे के सारे इनसाइड होने चाहिए। अगर कोई जेड आउटसाइड है तो उसे ऐड नहीं किया जाता है, ये याद रखिएगा। इनसाइड की ही बात करेंगे, आउटसाइड में क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। आउटसाइड में तो वो पोल ही नहीं होगा, है ना, बात समझ में आई। तो इसे ही एक तरीके से और लिख दिया जाता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है कि भाई इक्वल टू 2 पाई आई और सिग्मा आर, मतलब सारे के सारे रेसिड्यूज़ का सम। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ये थ्योरम है, ठीक है, डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब आइए टाइप्स पढ़ लेते हैं, कितने तरीके के हमारे पोल्स निकल के आते हैं, सिंपल, मल्टीपल, और उनके लिए अलग अलग जो फॉर्मूले होते हैं उन्हें हम लोग पढ़ लेते हैं। और उसके बाद क्या रह जाएगा, इसके रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन में MCQ धड़ाधड़ बनते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर को उसके साथ साथ समाप्त करेंगे। देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जो रेसिड्यू निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। ये फॉर्मूले बोलो, चाहे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोलो या इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ बोलो, सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं। क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला तो आप जानते हैं, जो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा। सिंपल पोल होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए फॉर सिंपल पोल में 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए उनमें क्या है, कैसा आपको यूज़ करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। फॉर सिंपल पोल सबसे पहला जो पॉइंट है ए बिंदु जो है, वो फार्मूला आपका वो तो वही सिंपल जो हम लोगों ने अभी जस्ट प्रूव किया कि अगर रेसिड्यू में निकालना हो z इज इक्वल टू ए पे, ठीक है, तो सिंपल सा आपको लिमिट लगाना है, लिमिट z टेंड टू ए और z माइनस ए एफ ऑफ z। इसके लिए आपको थोड़ी सी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए लिमिट सॉल्व करने की। कोई बात नहीं है, बना दी जाएगी, नहीं होगी तो बना दी जाएगी। इसी में अगर आप मान लेते हैं ये बी पॉइंट, अगर हम लिखें बी पॉइंट में अगर फंक्शन कुछ इस टाइप का आपको मिल जाए, दूसरा जो फॉर्मेट है उसमें अगर हमारा एफ जेड बच्चों, एफ जेड रेशनल फंक्शन टाइप है, जैसे मान लेते हैं एफ जेड जो है वो फाई जेड और अपन साई जेड टाइप है, ठीक है। तो इसका रेसिड्यू निकालने का तरीका जो होगा वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए। तो लिखेंगे अब इसमें रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए, कुछ नहीं करना है, ध्यान से बस फॉर्मूला याद रखिएगा और वैसे हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। ऊपर में फाई ऑफ ए रख देंगे और नीचे साई डैश ए रख देंगे, ठीक है, ठीक है बात। अगला देखिए, अगर पोल ऑफ ऑर्डर एम हो तो सिंपल पोल ना हो, ऑर्डर उसके हों कुछ और। सेकंड जो पॉइंट है पोल ऑफ ऑर्डर एम, ऑर्डर एम, ठीक है। मान लेते हैं अगर नीचे रिपीटेड हो, डिनोमिनेटर में रिपीटिशन हो कई बार, 2 बार 3 बार 4 बार, एक बार में तो दिक्कत नहीं है, वो तो सिंपल हो जाएगा। कई बार रिपीटिशन हो तो हम क्या करते हैं, तो देखिए फॉर्मूला वहाँ पे क्या होगा, ठीक, वहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें निकालना है रेसिड्यू, ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, हल्का सा ध्यान रखने वाला, इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आपको m-1 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है और m-1 बार डिफरेंशिएट भी करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है ज़रा सुनिएगा, m-1 बार डी जेड टू द पावर m-1 बार डिफरेंशिएट करना है, किसको,
जो आपका पोल होगा z माइनस ए कितनी बार होगा, m बार होगा, तो इसकी पावर m रही होगी, और f ऑफ z, इतने फंक्शन को m बार डिफ्रेंशिएट करना है। और लिमिट क्या लेना है, लिमिट तो लिखा ही नहीं मैंने, व्हेन ऐसे लिख देते हैं, व्हेन z इज टेंडिंग टू a, ये बात वही पड़ेगी, हालांकि लिमिट को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। इसका एक रूप और देखने को मिलेगा जहाँ पे इतने पूरे को ये लोग फाई मान लेते हैं, फाई ऑफ z मान लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हैं इसे, कि भाई यही सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू a, और कितने बार डिफ्रेंशिएशन करना है, m माइनस वन बार, m माइनस वन बार डिफ्रेंशिएट करना है, और a रख देंगे अगर आप तो लिमिट हटा देंगे, है ना, अपॉन में m माइनस वन फैक्टोरियल। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, जब आपने m रख दी, a रख ही दिया, तो लिमिट हटा देना होगा, तो लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया भैया इक्वल, ये हो सकता है फॉर्मूला या फिर ये हो सकता है, ठीक है। जब ज़्यादा बार पोल होगा, मतलब रिपीटेड पोल्स होंगे, तो हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। अच्छा देखिए आगे, देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें रेसिड्यू पूछ रहा है जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन, जेड माइनस थ्री और जेड माइनस फोर का, और जेड की वैल्यू 134 बोली है, मतलब 134 तीनों में अलग अलग निकालना है, इन्फिनिटी पे भी निकालना है। तो चलिए लेट कर लीजिए पहले, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर होल अपॉन जेड माइनस वन, जेड माइनस टू, सॉरी जेड माइनस टू नहीं है, जेड माइनस थ्री है, और जेड माइनस फोर, एक एक करके निकालते हैं। तो देखिए रेसिड्यू एट वन पे बोला है बच्चों, तो पहले वन लिखिए, रेसिड्यू और ब्रैकेट के अंदर हो गया जेड इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू, आपको पता है कैसे निकालते हैं, लिमिट जेड टेंडिंग टू वन, क्योंकि वन पे पूछा है ना, जेड माइनस, अच्छा देखिए जेड टेंडिंग टू वन पूछा है अगर, तो वही ब्रैकेट हमारा ऊपर रहता है जेड माइनस वन, बाकी जो है वो हमारा एफ जेड बन जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, वन पे पूछा है तो वन को हटा करके बाकी सब क्या हो जाएगा हमारा, एफ जेड की जगह पे आ जाएगा। या मैं ऐसे बोलूँ तो और सही होगा कि जब आप z माइनस वन को ऊपर लिखते हैं और एफ जेड की वैल्यू लिखते हैं तो ऑटोमेटिक z माइनस वन कैंसिल हो जाता है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अभी देखिएगा, अब हम रखते हैं ज़रा, या हम केवल z माइनस वन को हटा करके ही लिख देते, या तो हम जब लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिक z माइनस वन हट जाए। कैसे, एफ जेड की वैल्यू रखिए ज़रा, एफ जेड की वैल्यू कितनी है, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन, जेड माइनस थ्री, जेड माइनस फोर। तो आप खुद देखिए ये वाला टर्म जिसकी वजह से रेसिड्यू निकालना है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि आप z इज इक्वल टू वन रखोगे तब तो हो जाएगा दिक्कत, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, और 0/0 फॉर्म अगर बनेगी तो आपको पता है, आपने लिमिट अगर सीखा हुआ क्लास 11 अच्छे से पढ़ा है, सो यू नो दैट कि एल हॉस्पिटल रूल लगता है, या फिर डिफ्रेंशिएशन करिए आप, या तो उसे और भी कोई तरीके से सॉल्व करिए। अब z माइनस वन जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी वो तो सॉल्व हो गया, अब सिंपल आप z की वैल्यू वन रख दीजिए यहाँ पे भी और नीचे भी, पूरा रख के सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा वन स्क्वायर यानी वन, और नीचे हो जाएगा वन माइनस थ्री और वन माइनस फोर यानी टू, और थ्री टू थ्री सिक्स, यानी 1/6 यहाँ का हमारा रेसिड्यू एट वन तो निकल गया। नेक्स्ट देखिए, अब क्या करना है अपने को, रेसिड्यू एट थ्री निकालना है, तो रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू थ्री, फिर वही बात कैसे लगाएंगे, लगाइए भैया लिमिट, लिमिट z टेंडिंग टू थ्री, जिस पे निकालना उसी की टेंडिंग लगाई जाती है, z माइनस थ्री वही चीज़ यहाँ भी आता है, और f ऑफ z वही चीज़ यहाँ पे आता है, तो z माइनस थ्री आया तो इसका मतलब z माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लिमिट z टेंडिंग टू थ्री, एफ जेड की वैल्यू रखेंगे तो आपका आया ऊपर जेड स्क्वायर, और अपॉन में z माइनस थ्री हट चुका होगा तो z माइनस वन, और z माइनस फोर बचा होगा। अब आपको थ्री रख देना चाहिए, जैसे आप थ्री रखेंगे ऊपर आएगा नाइन, और नीचे आ जाएगा थ्री माइनस वन टू, और थ्री माइनस फोर माइनस वन, तो हो जाएगा माइनस नाइन अपॉन थ्री, थ्री से नाइन, हाँ नाइन अपॉन टू। ऐसे रेसिड्यू एट फोर आप निकाल लेंगे, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू फोर आप निकालेंगे, दिस इज द पार्ट विच यू आर गोइंग टू डू, DIY, डू इट योर सेल्फ। हम लोग, मैं लास्ट बताने जा रहा हूँ, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, अभी हम लोग ने फॉर्मूला सीखा इसके बारे में, क्या फॉर्मूला होता है, बस वो माइनस वाला सीन हो जाता है ना, लिमिट z टेंडिंग टू और माइनस जेड एफ जेड करके हो जाता है। तो देखिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है डायरेक्ट, लिमिट
z टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस z और एफ जेड सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक आपको देखने को मिलेगी कि लिमिट कैसे सॉल्व होती है। z टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस जेड, एफ जेड रखेंगे, एफ जेड की वैल्यू कितनी है, जेड स्क्वायर अपॉन में z माइनस वन, z माइनस टू और z माइनस थ्री, z माइनस थ्री और z माइनस फोर है, सॉरी। अब देखिए अगर आप इन्फिनिटी रखोगे बच्चों तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आएगा, है ना। ये कौन सा फॉर्मेट बनेगा, ये फॉर्मेट बनेगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आपको पता है ऐसी 7 फॉर्म्स होती हैं, 0.0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी, 0 पावर 0 और 0 पावर इन्फिनिटी पावर 0 और इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट। ये 7 फॉर्म्स होती हैं जो हमारी इनडिटर्मिनेट होती हैं, जिनकी हम वैल्यू नहीं बता सकते। तो इनसे बचने का तरीका ही तो हमें लिमिट सिखाता है, इसीलिए तो हमने लिमिट को ईजाद किया था इन सबसे बचने के लिए। मतलब ये नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू है, अभी तक इनका कोई आंसर नहीं निकाल पाया है, या यूँ कहें कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो इनसे बचने का तरीका मैथमेटिक्स ने हम लोगों को सिखा रखा है। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री की तरह है कि हाँ भाई अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया तो इसके लिए नया रूल बना दो, नहीं, रूल वही रहेगा। बस जो भी कुछ भी हमारी नई डिफ़िकल्टी आएगी उसको हम उसी से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ फालतू का कि नहीं ये नहीं है तो वो बदल दें, ठीक। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सबसे बड़ी पावर जिसकी वजह से इन्फिनिटी आ रही है उसको कॉमन लेके कैंसिल कर दो। तो अगर आप देख पा रहे होंगे ऊपर z पावर 3 है और नीचे भी कितने हैं, z 1 2 3 3 z है। अगर हम z पावर 3 कॉमन ले लें नीचे भी और z पावर 3 तो ऊपर है ही, तो हमारा आंसर आ सकता है। चलिए देखते कैसे। तो चलिए आप कॉमन ले लीजिए। तो रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या हो रहा है भाई, सॉल्व होगा। लिमिट आपने जैसे लिया, जरा ध्यान सुनिएगा, लिमिट आपने z टेंड्स टू इन्फिनिटी ली, अच्छी बात है। ऊपर माइनस जेड क्यूब तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जरा जेड क्यूब कॉमन लीजिए तो हर एक ब्रैकेट से आएगा। जेड माइनस वन से जेड कॉमन लिया होगा तो 1 माइनस वन अपॉन जेड आएगा, ठीक है। और जेड माइनस थ्री से कॉमन लिया होगा तो 1 माइनस थ्री अपॉन जेड आया होगा, और जेड माइनस फोर से लिया होगा तो 1 माइनस फोर अपॉन जेड आया होगा। अब आप अगर सही से देखें तो जेड क्यूब वाला जेड क्यूब से कैंसिल हो गया, ठीक, कैंसिल हो गया ये तो। अब जो बच रहा है जरा ध्यान से देखिए, वहाँ पे अगर z टेंस टू इन्फिनिटी रख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे z इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये 0 बन जाएगा। यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे 0 बन जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ 0 बन जाएगा। तो 1 1 और 1 मतलब तीनों का कुल मिला के नीचे 1 ही मिल रहा है और ऊपर भी -1 मिल रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब अगर आप लिमिट अप्लाई भी कर देंगे देन यू विल गेट व्हाट, 1 अपॉन -1 अपॉन 1 दैट इज़ -1, यानी रेजिड्यू एट इन्फिनिटी आपका वो भी आ गया आंसर। तो ये सारे तरीके थे हमारे आंसर के निकालने के तरीके थे, मतलब क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे पूछ जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू आई पे आपको इसका रेसिड्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको थोड़ा देख तो लो, ये क्या है, ये क्या बला है। लेट कर लेते हैं एफ जेड इज इक्वल टू, आपने देखा होगा कि ये तो भाई 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे, z प्लस आई और z माइनस आई लिख सकते हैं होल पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी। तो यहाँ पे इक्वल टू आई कौन दिक्कत करेगा, इक्वल टू आई रखने पे ये वाला फैक्टर दिक्कत करेगा, ये तो करेगा नहीं। तो एक काम करते हैं हम इसमें जो हमारा फैक्टर है कौन सा, 1 अपॉन जेड प्लस आई वाला पावर 3 उसको हम ऊपर लिख ले रहे हैं, और z माइनस आई वाला जिसकी वजह से दिक्कत होगी, जिसका हमें रेसिड्यू निकालना है वो हम नीचे रहने देते हैं, और इसको हम मान लेते हैं इक्वल टू ऊपर वाले टर्म को हम लोग फाई ऑफ z कर लेते हैं, और नीचे देखिए रिपीट कर रहा है। पोल ऑफ ऑर्डर कितना है 3, ये कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का पोल है ना। तो ये तो रिपीटेड वाला आ गया, ये तो क्या है पोल ऑफ ऑर्डर कितना, पोल ऑफ ऑर्डर 3, ठीक, 3 ऑर्डर का पोल है, चलेगा ये। इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपको फाई जो था उसे n माइनस
एक कम, मतलब जितना भी ऑर्डर पोल का ऑर्डर था उससे एक कम बार डिफ्रेंशिएशन करना था, है ना, और उसका तो वैल्यू रख देनी थी, और एक कम बार का फैक्टोरियल डिवाइड करना था। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको फॉर्मूला कहाँ लिखा था, अभी यहीं तो लिखा था फॉर्मूला, एक सेकेंड, ये हेयर इज़ द फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, देख लीजिए। एक कम बार डिफ्रेंशिएशन करना है, या तो आप इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखिए, क्या करेंगे इतना बड़ा करके, ठीक है, एक कम बार आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर वो वैल्यू रख देंगे और उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड एक कम बार। ठीक है, ये तो अभी मैंने बोला था। तो चलिए अब इसको हम लोग करते हैं, ये है सिंपल ही क्वेश्चन है, तो डिफ्रेंशिएशन तो करना पड़ेगा यानी दो बारी। तो चलिए पहले हम लोग फाई ऑफ जेड का डिफ्रेंशिएशन भी कर लेते हैं और उस पर वैल्यू भी रख देते हैं। तो भाई फाई ऑफ जेड जो है हमारा वो है क्या, पहली बात तो 1/z+i होल पावर 3। डिफ्रेंशिएशन करिए, फाई डैश ऑफ जेड निकालिए, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे भैया आपको पता है -3 आ जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगी पावर बढ़ जाएगी 4 हो जाएगी। एक बार और कर लीजिए, फाई डबल डैश, क्योंकि पोल का ऑर्डर है 3 तो हमें एक कम बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, तो -3 और फिर -4 भी आ जाएगा तो यानी 12 हो जाएगा अपॉन z+i होल पावर 5 हो जाएगा। ये आ गया हमारा वैल्यू रख दीजिए, फाई डबल डैश में a रख दीजिए, a रखना है, कितना रखना है, i रखना है, सॉरी, z = i रखना है, रख दीजिए 12/i+i होल पावर 5। ठीक है, रखिए ज़रा, रखते हैं, रखिए। तो जैसे रखेंगे तो फाई डबल डैश आई इज इक्वल टू नीचे हो जाएगा 2i की पावर 5, 2i की पावर 5 यानी 2 पावर 5 तो 32 हो गया, और i पावर 5 तो i पावर 5 भाई, i पावर 4 की वैल्यू होती है 1, नीचे एक i रह जाएगा तो ये जगह कैंसिल भी कर दीजिए, 2 6 12, 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 8 32, नीचे एक i रह जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या रेसिड्यू निकालेंगे, हम रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू i इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, m ये दो बार डिफरेंशिएशन फाई डबल डैश ए नहीं i अपॉन 2 फैक्टोरियल, वैल्यू रखिए तो ऊपर आया 3/8i और नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2। ठीक, 2 फैक्टोरियल आई भी फैक्टोरियल जैसा बन गया, i इंटू 2 फैक्टोरियल एंड 2, तो ये कितना आ जाएगा 3/16i। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक, पोल ऑफ ऑर्डर 3 था, ये हमारा रेसिड्यू निकल के आ गया। बात क्लियर है? ठीक, देखिए डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ पोल, पहले आपको ऑर्डर ऑफ पोल ही बोलना, अब इसे बताया नहीं किस पे पोल आएगा, तो ठीक वो तो हम लोग चेक कर लेंगे, जो अपॉन में आएगा वहाँ पे उस पर चेक कर लेंगे, और उस पर हमें रेसिड्यू भी निकालना है। तो देखिए दो क्वेश्चन है, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 में देखिए अगर हम एफ जेड को कॉसेक जेड लिख रहे हैं, हमको पता है कि हम ज़्यादातर बात करते हैं डिनोमिनेटर की, वैसे डिनोमिनेटर की बात ना भी करें बच्चों, अगर हम सिंपल इसके ज़ीरो सिंगुलैरिटीज़ की बात करें, ज़ीरो की बात करें तो एफ जेड को इक्वल टू ज़ीरो तो करेंगे ही ना आप, तो ये भी तो ज़ीरो ही के इक्वल होगा ना, तो बात तो कुछ वैसी ही पड़ती है ना, जैसे कि मैंने लास्ट स्टार्टिंग में बताया था, किसी बच्चे को कन्फ्यूजन था। तो अब देखिए यहाँ पे पोल की बात करें, टेकिंग साइन जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आपको पता है ये कब हो सकता है, अब यहाँ पे एन पाई नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने को सिर्फ एक वैल्यू की बात करनी होती है और क्लॉकवाइज की बात करनी होती है, कई बारी सर्कल नहीं लेना होता है। तो z इज इक्वल टू डायरेक्टली ज़ीरो आ गया आपका, अगर सोचें तो z इज इक्वल टू ज़ीरो पर अगर बात करें, और फंक्शन अगर आप देखें तो एफ जेड जो लिखा हुआ है वो सिंपल सा फंक्शन कैसा है, फाई जेड अपॉन साइन जेड टाइप है। कैसे, फाई जेड की वैल्यू देखेंगे तो 1 है, और साइन जेड की वैल्यू देखेंगे तो साइन जेड है। ठीक, ये तो बहुत ही सिंपल था, इसको करने का तरीका देखिए कैसे, सिंपल सा निकालिए, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या निकलेगा, लिमिट z टेंडिंग टू ज़ीरो, फाई जेड और साइन जेड का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट कर लीजिए, z की वैल्यू फिर ज़ीरो रखिएगा, क्योंकि भाई हो सकता है कि इंडिटरमिनेट बने तो हम लोग को थोड़ा सा टैक्टिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी अपनी लिमिट की। फाई जेड तो 1 था, साइन जेड यानी साइन जेड था तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस जेड होगा, कॉस जेड में ज़ीरो रखोगे तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 यानी 1 ही आ जाएगा, तो आंसर तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला जो पॉइंट था वो क्या था, उसको भी देख लीजिए, दूसरे वाले को अगर हम एफ जेड लेट करें तो दैट वॉज z+3 अपॉन z² - 2z,
तो देखिए भाई इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करें, अगर आप डिनोमिनेटर आपको कुछ मिलेगा z माइनस 2, तो अब दो जगह ये मिलेगा, एक z इज इक्वल टू 0 पे और एक z इज इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोल दो मिलेंगे, दो पोल्स मिलेंगे। पोल्स कौन कौन से, z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 2, दो मिलेंगे यहाँ पे, तो निकाल लो दोनों के दोनों, है ना। एट z इज इक्वल टू 0, आपको पता है रेसिड्यू क्या होगा, रेसिड्यू z इज इक्वल टू 0 पे वही अपना लिमिट लगाओ भैया, लिमिट लगाओ z टेंडिंग टू 0, और आपको पता है z माइनस 0 वाला फैक्टर हट जाएगा, यानी z हट जाएगा एक तरीके से, और f ऑफ z यानी z प्लस 3 अपॉन z माइनस 2, आपको पता है जो जिसको निकालते तो वो ऑटोमेटिक हट जाता है, तो ये हट गया z से, z की वैल्यू 0 जैसे आप रखोगे तो यू विल गेट 3 अपॉन माइनस 2 यानी माइनस 3 अपॉन 2। अच्छा एक और है इसमें, वो कौन सा है, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 2, तो इज इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हैं ये भी बड़ा सिंपल है, ये तो पहले ही सिखा दिया मैंने, लिमिट z टेंडिंग टू 2 और z माइनस 2 एफ ऑफ z की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी भाई, z प्लस 3 अपॉन z इंटू z माइनस 2, ठीक। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, ये z लिखा है 2 जैसा लग रहा है, देखिए ये फैक्टर कट गया इससे, अब 2 जैसे रखेंगे तो ऊपर 5 आ गया और अपॉन 2, तो यानी ये आ गया आपकी, दोनों यहाँ पे रेसिड्यूज आ गए, दोनों पोल्स आ गए। अब इस चैप्टर में कुछ 2-3 पॉइंट और बाकी हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक आधे घंटे की वीडियो बनेगी लगभग, जो कि सारे पॉइंट्स को कवर कर लेगा। और आपका कैलकुलस, अब देखिए रेसिड्यू हो गया, अब कंट्यूर इंटीग्रेशन पे टॉपिक बचा हुआ है, तो 3 से 4 पॉइंट होंगे, बहुत ज़्यादा, हद से हद 5 पॉइंट, तो उसे हम लोग करेंगे। जो क्वेश्चन इस टाइप के MCQ टाइप के हैं, MCQ अभी मैंने इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ 1-2 चैप्टर कराए थे, बाकी के जो बचे हैं वो अब कराएंगे, क्योंकि ये चैप्टर लगभग ख़त्म ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल एनालिसिस की अलग नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपके अपने प्यारे से चैनल मैथवैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।